कितने लोगों को पता है कि राष्ट्रीय प्रतीकों की भांति ही देश की सरकार ने अपना कैलेंडर भी मान्य किया हुआ है, जो कि अपने देश की प्राचीन पांचांग परंपरा पर आधारित है। नेहरू जी द्वारा प्रसिद्ध विज्ञानी मेघनाथ साहा के नेतृत्व में बनाई गई कैलेंडर समिति ने अंग्रेजी कैलेंडर के स्थान पर भारत के परंपरागत पांचांग आधारित सौर शक संवत को अपनाने का सुझाव दिया था। सरकार ने कागजों में तो इसे मान्य कर दिया, परंतु व्यवहार में अंग्रेजी संवत ही प्रचलन में रहा और आज भी है। भारत में ब्रिटिश राज से पूर्व काल गणना के लिए संवत्सर तथा चंद्र पंचांग दोनों प्रचलित थे। उनके आधार पर सौर मंडल की गतिविधियों, महीने, ऋतु, मौसम चक्र, साप्ताहिक हवाएं, कृषि हेतु कार्य आदि जाने जाते थे। जन सामान्य के लिए चंद्र पंचांग अधिक सरल था, क्योंकि चंद्रमा की तिथियां प्रतिदिन देखी जा सकती थीं। यह प्रथा 18वीं शताब्दी तक चलती रही। ब्रिटिश शासन के बाद देश में अंग्रेजी कैलेंडर लागू किया गया और भारतीय पंचांग को रद्द घोषित कर दिया गया। अगले 200 वर्षों तक अर्थात लगभग 8 पीढ़ियों तक हमारे व्यवहार ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही चलते रहे। हालांकि पंचांगों का गणित और छपाई कायम रहे, लोगों के पर्व त्यौहार भी पुरानी गणना अनुसार ही चलते रहे, लेकिन हर अगली पीढ़ी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा भूलने लगी थी। स्वयं को आधुनिक मानने वाले लोग पंचांग में निहित वैश्विक गणित को ठुकराने और उसे अंधविश्वास बताने में ही अपने आप को धन्य मानने लगे। फिर भी देश में एक मंडली थी जो पंचांगों का अध्ययन करने और अगले वर्ष के अचूक पंचांग को बनाने में कुशल थी। इनसे परे सक्षम विद्वान भी थे, जो पंचांग में गणित में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का भान रखते हुए उपयुक्त सुधार कर सकते थे। श्री लोकमान्य तिलक, शंकर बालकृष्ण दीक्षित, माधव चंद्र चट्टोपाध्याय, संपूर्णानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि ने पंचांगों की काल गणना में कई सुधार किए। इससे ज्ञात होता है कि भारत में पंचांगों की समझ व परंपरा कितनी गहराई से समाहित है। वर्ष 1947 में ब्रिटिश राज से मुक्त होने पर भारत ने अंग्रेजी प्रतीकों को दूर करते हुए राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाना शुरू किया। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी। उस समय देश का एक राष्ट्रीय कैलेंडर हो, यह विचार भी सामने आया। उन दिनों भारत में लगभग 30 विभिन्न पंचांग पद्धतियां प्रचलित थीं। उनका अध्ययन कर पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय कैलेंडर बनाने हेतु संसद ने एक समिति गठित की, जिसके पीछे यह भावना थी कि पूरे भारत में एक ही कैलेंडर हो, जिसमें भारतीयों की अस्मिता व एकात्मता का दर्शन हो। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर CSIR अर्थात वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान काउंसिल ने यह अध्ययन करने हेतु नवंबर 1952 में कैलेंडर सुधार समिति का गठन किया। प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री डॉक्टर मेघनाथ साहा इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके अन्य सदस्य भी थे। प्रोफेसर EC बनर्जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति, डॉक्टर AL दफ्तरी, BA BL DLT नागपुर, श्री BC करंदीकर, संपादक केसरी पुणे से, डॉक्टर गोरख प्रसाद, गणित विभाग के प्रमुख, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रोफेसर RC वैद्य, माधव कॉलेज इलाहाबाद, श्री NC लाहिड़ी, पंचांगकर्ता, कलकत्ता। ये सभी पंचांग से संबंधित विभिन्न मुद्दों के विशेषज्ञ थे। समिति की सिफारिशों और उनके द्वारा बनाए गए भारतीय सौर कैलेंडर को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने इसे 22 मार्च 1957 अर्थात
एक चैत्र 1879 शौक संवत इस भारतीय सौर दिनांक से लागू किया। सभी आधिकारिक राजपत्र और राजनीतिक पत्राचार में और विशेष रूप से विदेशों के साथ किए गए समझौतों पर भारतीय सौर दिनांक लिखने पर ही वैध माने जाते थे। रिजर्व बैंक ने भी सभी बैंकों को सौर दिनांक अंगीकार करने हेतु निर्देश दिए हैं। यदि आप बैंक लेन देन में सौर दिनांक का प्रयोग करते हैं तो बैंक उस दस्तावेज को अस्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब उनके अस्वीकार करने पर रिजर्व बैंक और ग्राहक मंच ने उन पर आर्थिक दंड लगाया है। अब आइए समिति द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर बनाने हेतु उपयोग में लाए सूत्रों को देखें। समिति पर देश में प्रचलित सौर पांचांगों की जांच करके एक वैज्ञानिक दिनदर्शिका बनाने का दायित्व था। समिति ने विभिन्न पांचांगकर्ताओं से और देश की जनता से अपने विचार साझा करने का आग्रह किया। समिति को कुल 60 पांचांग और कई सुझाव प्राप्त हुए। उन सभी का अध्ययन करते हुए समिति ने एक आधिकारिक राष्ट्रीय सौर कैलेंडर बनाया। इसे समझना आवश्यक है। आकाश में सूर्य के 2 भासमान भ्रमण हैं, दैनिक और आयनिक, जो पृथ्वी के भ्रमण के कारण हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर रोज एक चक्र पूरा करती है, जिस कारण सूर्य रोज पूर्व से उगता है और संध्या में अस्त होता दिखता है। पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घाकार वृत्त पथ पर परिक्रमा करती है, जिसे सूर्य भी आकाश मार्ग में ग्रहों के मध्य भ्रमण करता हुआ दिखता है। सूर्य प्रतिदिन एक अंश चलता है और लगभग 365 दिनों में आकाश की एक प्रदक्षिणा पूरी करता है। इसे सूर्य की आयनिक गति तथा भासमान मार्ग को आयनिक व्रत कहा जाता है। परंतु दीर्घ वृत्त पर परिक्रमा करती पृथ्वी का तल और अक्ष पर घूमती पृथ्वी की दूरी के बीच समकोण न होकर 23 अंश का कोण होता है। इस आयनिक वृत्त और खगोलीय विश्व का वृत्त अलग अलग है और वे दोनों एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर काटते हैं। 22 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य इन बिंदुओं पर आता है। तब पृथ्वी पर दिनमान और रात्रिमान समान अर्थात 12-12 घंटों के होते हैं। 22 मार्च को वसंत संपात और 23 सितंबर को शरद संपात कहते हैं। संवत्सरी गणना में वसंत संपात या विश्व अर्थात 22 मार्च सबसे महत्वपूर्ण है, जब दिन और रात्रि समान होते हैं। अतः राष्ट्रीय कैलेंडर में 22 मार्च से वर्षारंभ होता है। चंद्र पंचांग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वर्षारंभ होता है, जो कि 22 मार्च के आसपास पड़ती है। इसी कारण समिति ने 22 मार्च को सौर चैत्र का नाम दिया। आयनिक वृत्त पर चलता हुआ सूर्य 22 मार्च के बाद खगोलीय विश्व की तुलना में उत्तरावर्ती होते होते 22 जून को चरम उत्तर में आता है। उस दिन तक उत्तरायण होता है। वहां से सूर्य दक्षिण की ओर यात्रा करने लगता है, लेकिन 22 सितंबर तक वह रहेगा विश्व के उत्तर में ही। 23 सितंबर अर्थात शरद संपात के दिन सूरज फिर विश्व बिंदु पर आता है, जिससे दिन और रात समान होते हैं। वहां से विश्व के दक्षिण में यात्रा करता है। 23 सितंबर को चरम दक्षिण पहुंचता है। तब फिर से उत्तरायण यात्रा आरंभ हो जाती है। यदि हम सूर्योदय के समय सूर्य को देखने का स्वभाव बना लें तो हम देख सकते हैं कि 22 मार्च के बाद सूर्य के उगने के स्थान उत्तर की ओर खिसकता चला जाता है। 22 जून से वह वापस पूर्व की तरफ खिसकने लगता है। 23 सितंबर तक यह ठीक पूर्व में होगा, वहां से दक्षिण की ओर चलता है और 22 सितंबर से फिर पूर्व की ओर मुड़ने लगता है। सूर्य की यह नियमित और निरंतर भासमान गति है। इसी को आधार मानकर सौर कैलेंडर निर्माण समिति ने इन 4 दिनों को महत्वपूर्ण बताया और इन्हीं से 4 मासारंभ अर्थात महीनों के दिन निर्धारित किए। इस प्रकार एक चैत्र है 22 मार्च वसंत संपात,
महीनों के दिन चैत्र 30, वैशाख 31, ज्येष्ठ 31, आषाढ़ 22 जून, दक्षिणायन आरंभ। महीनों के दिन आषाढ़, श्रावण, भाद्र प्रत्येक के 31, एक अश्विन है 23 सितंबर, शरद संपात। महीनों के दिन अश्विन, कार्तिक, अगहन प्रत्येक के 30, एक पौष है 22 सितंबर, उत्तरायण आरंभ। महीनों के दिन पौष, माघ, फागुन प्रत्येक के 30 दिन। इस प्रकार उत्तरायण के 185 और दक्षिणायन के 180 दिन होंगे, जो अंग्रेजी में लीप ईयर होगा। उस वर्ष का चैत्र मास 21 मार्च से आरंभ होगा और उसके 31 दिन होंगे, जैसा इसी वर्ष 2020 में हो रहा है। इस विभाजन के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा में दीर्घवृत्त में घूमती है, विशुद्ध गोलाकार वृत्त में नहीं। दीर्घवृत्त में 2 केंद्रक बिंदु होते हैं। सूर्य इनमें से एक बिंदु पर स्थित है और अपनी कक्षा में घूमती पृथ्वी जब सूरज के करीब अर्थात उप सूर्य स्थिति में यानी सूर्य के निकट होती है तो उसकी गति अधिक होती है। तब पृथ्वी अप सूर्य क्षेत्र में सूर्य से दूर होती है, तब उसकी गति कम होती है। इसलिए वसंत संपात से शरद संपात की यात्रा में 5 दिन अधिक लगते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि नाम पूरे भारत में प्रचलित हैं। इस कारण समिति ने यही नाम अपनाए। कैलेंडर सुधार समिति द्वारा बनाई गई नई कालदर्शिका को सरकार ने 1 चैत्र 1879 यानी 22 मार्च 1957 को अपनाया और नियमानुसार तय किया। सभी भारतीय गजटों में पहले भारतीय दिनांक को और उसके साथ अंग्रेजी तारीख को भी प्रिंट किया जाएगा। दूसरा, आकाशवाणी पर और अब दूरदर्शन पर भी दिनांक की घोषणा में भारतीय व अंग्रेजी दोनों की घोषणा होगी। तीसरा, सरकारी कैलेंडर पर भारतीय मिति को बड़े व अंग्रेजी तारीखों को छोटे अक्षर में प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रकार संवैधानिक रूप से स्वीकृत कैलेंडर को लागू किए आज 62 वर्ष बीतने पर भी भारतीय मानस में इसका प्रचार बिल्कुल नहीं किया गया। इसलिए कैलेंडर को बनाने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। भारतीय पंचांग नक्षत्रों, महीनों, ऋतु आदि की शास्त्रीय नींव पर आधारित होता है, जिससे प्रकृति संबंधी जानकारियां अपने आप जनमानस में पता चल जाती हैं। परंतु सौर कैलेंडर के विकल्प में ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करना जारी रखने के कारण सौर कैलेंडर भी वैसा ही उपेक्षित रहा जैसे अंग्रेजी भाषा के विकल्प के कारण सभी भारतीय भाषाएं उपेक्षित रहीं। इसे प्रचार में लाने हेतु जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। कहाँ तो एक और राष्ट्रीय दिनदर्शिका की वैज्ञानिकता को समझते हुए डॉक्टर साहा समिति ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इस कैलेंडर को विश्व स्तर पर फैलाने की इच्छा देश के सम्मुख व्यक्त की थी, और कहाँ भारत के ही लोगों को इसके विषय में भी बताना पड़ रहा है। अतः सौर दिनदर्शिका तभी सार्थक होगी जब सारे भारतीय इसे अपनाने का निर्णय लें।